गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है वो भी हम क्लियर करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट्स आपके जे के एस एस बी एफ ए के सिलेबस में भी हैं। तो चलते हैं पहले स्लाइड पे। मास मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट या बॉडी में कितना मैटर है उसको मास कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है। और जो mass is governed by the law of conservation of mass. We state is that mass can neither be created nor destroyed. मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन मास को हम अब एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन में होता है। और ये कन्वर्जन होता है आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस के हिसाब से। वहाँ पे एनर्जी निकलती है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, इस हिसाब से निकलती है एनर्जी। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो अब मॉडिफाई हो चुका है। और इसको हम कह सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। क्योंकि एनर्जी को भी हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स ए बाई डायरेक्शनल कन्वर्जन। दूसरी जो डेफिनेशन है मास की वो है जो एक ऑब्जेक्ट कितना रेजिस्टेंस दिखाता है, कितना रेजिस्टेंस दिखाता है मोमेंट के लिए। जब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स पड़ता है, कितना रेजिस्टेंस दिखाता है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए। जो एक ऑब्जेक्ट छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा वो रेजिस्टेंस कम दिखाएगा, उसमें कम मास है। अगर वो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, एक बड़ा सा रॉक है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है मोमेंट को, जब हम उसको मूव करना चाहते हैं बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। तो उस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा मास है। तो मास क्या है? मास इज़ द रेजिस्टेंस दैट अ बॉडी ऑफर्स टू चेंज इन पोजिशन व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ चल रही है, मतलब इफ़ ए बॉडी इज़ इन मोशन, उसको रोकने के लिए या उसकी स्पीड चेंज करने के लिए, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए जितना रेजिस्टेंस वो चीज़ दिखाती है उसको भी मास कहते हैं। तो इट्स द रेजिस्टेंस दैट अ बॉडी ऑफ मैटर ऑफर्स टू चेंज इन इट्स स्पीड और पोजीशन अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर एक ट्रक है उसको एक्सेलरेट करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगी। या एक ट्रक को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगी। इसका मतलब उसका मास ज़्यादा है। और एक कार को बनस्बत एक ट्रक के बहुत कम रेजिस्टेंस दिखाएगी। इसका मतलब उसका मास जो है ट्रक से कम है। इनर्शिया क्या चीज़ होती है? इनर्शिया वही है जो रेजिस्टेंस एक बॉडी दिखाता है, एक स्टेशनरी बॉडी दिखाता है मोमेंट की तरफ। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको इनर्शिया बोलते हैं। इट्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी टू मोमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और इट इज़ द रेजिस्टेंस that is offered by a moving body to stopping or to change in its speed or direction. तो एक मूविंग बॉडी जो रेजिस्टेंस दिखाता है अपनी स्पीड को चेंज करने में, इंक्रीज या डिक्रीज करने में या रोकने में, उस रेजिस्टेंस को इनर्शिया बोलते हैं। तो मास और इनर्शिया में बहुत कम फर्क है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे। जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हैं वो 3 लॉज हैं। तो इन लॉज में हम पढ़ते हैं मोशन और फोर्सेस के दरमियान क्या रिलेशन है। और ये लॉज जो है न्यूटन ने फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका बुक में पब्लिश किए थे पहली बार। इन लॉज को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ वेट। वेट और मास में फ़र्क है। मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट, लेकिन वेट जो है वे एक फोर्स है। इट इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। मास है एक स्केलर क्वांटिटी। वेट है वेक्टर, क्योंकि वेट की डायरेक्शन भी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वेट जो है, वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है। ऐसा यूनिट क्या होता है? ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसा यूनिट्स हैं।
तो फिलहाल आप याद रखिए कि वेट का जो है ऐसा यूनिट न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स का। वेट एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर है, इसलिए वेट भी वेक्टर है। हम वेट कैसे, एक चीज़ का वेट कैसे मतलब निकाल सकते हैं? जब उस चीज़ के मास को 9.8 से हम ज़रब लगाते हैं तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है जिसको हम वेट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ का मास है 1 किलोग्राम, तो इसका वेट होगा 9.8 इंटू 1 = 9.8 न्यूटन। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम न्यूटन। तो उस हिसाब से वो लिखा जाता है वेट। ज़्यादा बेहतर यही रहेगा ऐसा यूनिट देना, 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम के लिए। तो ये 9.8 क्या है? ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई चीज़, किसी चीज़ का फ्री फॉल होता है, जब कोई चीज़ छोड़ी जाती है एक हाइट से, तो उसका फ्री फॉल होता है, उसकी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती है, वो एक्सेलरेट होता है। तो उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती हैं। ये इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। तो मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी। जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका एवरेज वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द वेलोसिटी चेंज पर सेकंड। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि कितनी वेलोसिटी तब्दील होती है, चेंज होती है, कितनी वेलोसिटी चेंज होती है एक ऑब्जेक्ट की एक सेकंड में, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर हम एक गाड़ी को निकालते हैं फ्रॉम रेस्ट और फिर 60 किलोमीटर पर सेकंड पर मिनट की रफ्तार से चलाते हैं, तो इसका मतलब उसकी चेंज इन वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर सेकंड। तो उसकी एक्सेलरेशन होगी 60 पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज होती है एक बॉडी की एक यूनिट ऑफ टाइम में, एक सेकंड में मिसाल के तौर पर। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता ही है कि चेंज या तो आगे की डायरेक्शन में होगी तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या तो पीछे की डायरेक्शन में होंगी। जैसे ब्रेक देने के वक्त होता है, वेलोसिटी चेंज होती है और फिर लास्ट में ज़ीरो होती है, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। एक वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इन कंट्रास्ट है स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होती है इसकी, लेकिन मैग्नीट्यूड होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है। मिसाल के तौर पर अभी हमने मास पढ़ा। तो दूसरी जो स्केलर क्वांटिटी जो हमें डिस्कस करनी है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है दो जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो पाथ है उसकी जो लेंथ है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। मिसाल के तौर पर दो पॉइंट्स है ए और बी। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। जो अब हमें जो पाथ्स दिख रही हैं वो दो पाथ्स दिख रही हैं, एक तो लंबी वाली राइट साइड की और छोटी वाली लेफ़्ट साइड की। जो राइट साइड वाली पाथ है ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है और जो लेफ्ट साइड वाली पाथ है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दोनों डिस्टेंसेस हैं। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अब जो लेफ़्ट वाली पाथ है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स और इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है क्योंकि ये इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हैज़ ऑकर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हैज़ ऑकर्ड फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। तो इसकी एक डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन कंट्रास्ट जो अभी हमने डिस्टेंस पढ़ा तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी आप देख सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर है राइट साइड वाली पाथ और 5 सेंटीमीटर है लेफ़्ट साइड वाली पाथ। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर वो है डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है वो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो जैसा हमने पढ़ा अभी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और डिस्टेंस एक स्केलर है। तो जब हम मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं इसकी डायरेक्शन भी हम स्पेसिफाई करते हैं। अब हम स्पीड की ओर आते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड है कितना एक ऑब्जेक्ट चेंज करता है अपना कितने कितना एक ऑब्जेक्ट कवर करता है डिस्टेंस एक सेकंड में या एक यूनिट ऑफ टाइम में। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ यूनिट ऑफ टाइम। तो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। कितने मीटर एक बॉडी निकालता है एक सेकंड में, तो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। वेलोसिटी भी इसी तरह होती है, कितना डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट करता है एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट करता है एक सेकंड में, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है इसीलिए वेलोसिटी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। ऐसा यूनिट वेलोसिटी का भी है मीटर पर सेकंड, जैसा कि डिस्टेंस का था। मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एस इज इक्वल टू change in displacement, not distance, by change in time. So it is the change in displacement per unit of time. अब हम न्यूटन्स लॉज की तरफ आते हैं। जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एक ऑब्जेक्ट जो है एक रेस्ट पे, अगर रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है या एक ऑब्जेक्ट है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा तब तक जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और एक यूनिफॉर्म स्पीड पर चलने वाली बॉडी वो उसी यूनिफॉर्म स्पीड में चलती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक रॉक जो है वो वही रहेगी तब तक जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा मूव करने के लिए। इसी तरह एक यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी, एक हम बॉल जो है फेंकते हैं वो यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी है, तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि बॉल अगर हम फेंकेंगे तो वो एक डिस्टेंस के बाद रुकती हैं। उस पर एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स लगता है, एक तो एयर की रेजिस्टेंस लगती हैं और दूसरा फ्रिक्शन लगता है। अगर स्पेस में हम बॉल छोड़ेंगे तो वो कभी रुकेगी नहीं। उसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। The first law states that an object will stay at rest until acted upon by an external force, or it will, or a moving body which is moving at a uniform speed of or velocity will remain in that uniform velocity unless an external force is applied on it. एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्चुअल में जो एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी पर लगता है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, एक या दूसरी डायरेक्शन में होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक्सटर्नल लगते हैं लेकिन उनका नेट रिजल्ट ज़ीरो होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। या तो नेट पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी, क्योंकि एक बॉडी की रेजिस्टेंस कितनी है मूवमेंट को, एक स्टेशनरी बॉडी की रेजिस्टेंस कितनी है मूवमेंट की तरफ, और एक मूविंग यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी की रेजिस्टेंस कितनी है चेंज इन वेलोसिटी की तरफ, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। इसीलिए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स सेकंड लॉ कहता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा, मोमेंटम में जो चेंज होगा, एक बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज होगा एक यूनिट ऑफ टाइम में, वो डिपेंड करता है कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना पड़ रहा है। जितना एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा पड़ेगा उतना चेंज मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। ये मोमेंटम ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है, कितना तेज़ चल रहा है एक मतलब एक बॉडी, और उसमें मोशन कितनी है। एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड है और मास पे डिपेंड है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी चल रही है 30 किलोमीटर पर स्पीड की रफ्तार से, एक कार चल रही है, तो इसका मोमेंटम है 30 इंटू मास उसका। मिसाल के तौर पर उसका मास है 100 किलोग्राम, तो 3000 है इसका मोमेंटम। अब एक ट्रक चल रही है, उसका मास है 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, तो उसका 30,000 है मोमेंटम। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड करता है मास पे और स्पीड पे। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो मास पे करता है। तो कितना मोमेंटम चेंज होगा एक बॉडी का, उसको वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, जो एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करता है।
तो the second law of momentum states that the change in momentum of a body is directly proportional to the applied external force, और ये उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं सेकंड लॉ को। मिसाल के तौर पर जो चेंज इन मोमेंटम है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास। तो इसका नेट रिजल्ट बनता है फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो जो नेट फोर्स है एक बॉडी पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड को। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ सिंपल हम बताएंगे कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स डालता है तो दूसरी बॉडी भी उस पहली बॉडी पर वही फोर्स डालता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स डालता है। इसी को हम थर्ड लॉ बोलते हैं। जो एक बॉडी मतलब फोर्स डालती है उसको हम एक्शन बोलते हैं और जो दूसरी बॉडी फोर्स डालती है उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन हमेशा एक्शन के बराबर होता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये जो एक्शन और रिएक्शन होता है ये एक्शन बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो कभी कभी हाँ एक्शन और रिएक्शन नहीं होता है, मिसाल के तौर पर दो बॉडीज़ आपस में रगड़ रहे हैं तो वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो फोर्स जो हैं वो बराबर होते हैं लेकिन और अपोजिट होते हैं, लेकिन वो एक्शन, उनको हम एक्शन और रिएक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो एक ही बॉडी में होते हैं, कभी कभी ये डिफरेंट बॉडीज़ में होते हैं। मिसाल के तौर पर आप मिसाल के तौर पर अगर आप हाथ मारेंगे अपनी टांग पर तो हाथ पर भी फोर्स पड़ेगा और टांग पर भी फोर्स पड़ेगा। जो हाथ का फोर्स टांग पर पड़ेगा उसको एक्शन बोलेंगे और जो टांग का फोर्स हाथ पर पड़ेगा उसको रिएक्शन बोलेंगे। तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ये या तो ये टू डिफरेंट बॉडीज़ पे अप्लाई होता है या फिर एक ही बॉडी पे अप्लाई होता है जो जिसकी पोजीशन उस सिचुएशन वैसी हो कि उसमें एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस अप्लाई हो। So in short, the Newton's third law states that the force applied by a body A on a body B is known as action, and the force applied by the body B on body A is known as reaction. These forces are equal and they are opposite. Action to a force action applied by body A1 to a body B. The body B exerts a force F2 which is equal and opposite to that exerted by the body A. तो यही हम एक नेक्स्ट स्लाइड में भी बता रहे हैं कि जो ए बॉडी है या बी बॉडी है जो ये फोर्स आपस में एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं उसको एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं, और इसी वजह से इस लॉ को एक्शन और रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। हमें यूज़ होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कार के टायर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स देते हैं इसको ग्राउंड को, तो ग्राउंड भी उसको रिएक्शनल फोर्स जो है वो भी फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा। तो अगर एक टाइप का फोर्स फ्रिक्शनल होगा तो दूसरे टाइप का भी फ्रिक्शनल ही होगा। तो एक्शन और रिएक्शन जो है हमेशा एक ही टाइप के फोर्स होते हैं। एग्जांपल्स थर्ड लॉ के क्या है? एक आदमी चलता है तो वो ग्राउंड को पुश करता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्शन, और जो फ्लोर उसको पुश करता है वापस उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो एक कार के टायर्स भी यही करते हैं, वो पुश करते हैं ग्राउंड को तो उसको एक्शन बोलते हैं। ग्राउंड उसको वापस फ्रिक्शनल फोर्स देता है तो उसको रिएक्शन बोलते हैं, उससे आगे जाता है कार। इसी तरह एक बोट में भी होता है, और की वजह से एक आदमी जो है पानी को पीछे खींचता है उसको बोलते हैं एक्शन, और जो पानी इसको एक्सर्ट फोर्स करता है ओर पर तो उसको रिएक्शन बोलते हैं। स्विमिंग में भी वही होता है कि एक आदमी पानी को पीछे देता है इसको एक्शन बोलते हैं, और पानी उसको आगे भेजता है तो इसको रिएक्शन बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके इनपुट्स चाहिए इस वीडियो के बारे में, क्या गलतियाँ हो रही हैं और क्या इम्प्रूवमेंट हमको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।